हेलो बच्चों, अब हम लोग औपनिवेशिक शहर नगर योजना एवं स्थापत्य चैप्टर के अंतर्गत औपनिवेशिक शहर के स्वरूप में परिवर्तन नामक टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के अंतर्गत कंपनी एजेंट व भारत के 3 मुख्य शहर, पूर्व औपनिवेशिक काल के कस्बे एवं शहर यानी कि अंग्रेजों के शासन की स्थापना से पहले भारत के जो शहर और गांव थे उसके विषय में पढ़ा। पूर्व औपनिवेशिक काल में बसाए गए मुगल शासकों के द्वारा बसाए गए शहरों के विषय में जानकारी प्राप्त की और इसके बाद औपनिवेशिक काल के कस्बे एवं शहर के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली थी और इसके आधार पर हमने यह पाया था कि औपनिवेशिक काल में मुख्य शहर के रूप में कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई विकसित किया गया अंग्रेजों द्वारा। और इन शहरों में, इन नगरों में विकास का कारण क्या था कि ये व्यावसायिक गतिविधियों के केंद्र थे, इसलिए इन नगरों का अंग्रेजों द्वारा विकास किया गया। और 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने शहरों के समुचित रखरखाव के लिए आवश्यक खर्च को पूरा करने हेतु एक संस्था भी गठित की। वह संस्था थी वार्षिक नगर पालिका प्रणाली। तो नगर पालिका प्रणाली की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा की गई, जो शहर के रखरखाव की जिम्मेदारी का कार्य करती थी। किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों को भी इसमें अंग्रेजों ने जगह दिया था, यानी शामिल किया था। और नगर पालिका के अतिरिक्त नगर निगम भी कार्य करता था, जैसा कि प्रेजेंट टाइम में भी है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कार्य क्या है? नगर की व्यवस्था करना। तो नगरीय क्षेत्र की व्यवस्था करना, और जहाँ पर जनसंख्या अधिक होता है वहाँ पर नगर पालिका कार्यरत होती है, और जहाँ नगर निगम कार्य करता है, और जहाँ पर जनसंख्या कम होता है वहाँ नगर पालिका का कार्य करती है। जिस शहर की अधिक आबादी होती है वहाँ दोनों कार्य करते हैं। तो मतलब बड़े शहरों में नगर पालिका और नगर निगम दोनों कार्य करते हैं, और यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई। और अंग्रेजों ने इन शहरों में एक और कार्य नया किया, जो कि न तो भारत के प्राचीन शासक करते थे और न ही मध्यकालीन शासक। इन्होंने क्या किया कि शहर के विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड्स रखना शुरू किया। तब रिकॉर्ड्स बनाना शुरू किया, लिखित रिकॉर्ड्स सांख्यिकी के आधार पर। और इसी के आधार पर फिर अंग्रेजों ने पूंजी लगाना शुरू किया, यानी कि किस क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है और किस क्षेत्र में कितने पूंजी निवेश के पश्चात सुधार आ सकता है, कहाँ से अधिकतम आय प्राप्त की जा सकती है। यह सोच समझ करके राजस्व का नियोजन जो है योजनाओं के अनुसार अंग्रेज सरकार द्वारा किया जाने लगा। और साथ ही अंग्रेज सरकार द्वारा पहली बार भारत में जनगणना भी 1772 ईस्वी में 1872 ईस्वी में पहली जनगणना कराई गई थी। इसके बाद 10 वर्षीय जनगणना जो है लॉर्ड, ये जो 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो ने करवाई थी, और 1881 में लॉर्ड रिपन
ने जो जनगणना करवाई उसके पश्चात भारत में 10 वर्षीय जनगणना की परंपरा शुरू हुई, जो अभी तक होती चली आ रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि अंग्रेज़ों ने भारत में आधुनिकीकरण किया, चाहे वह अपने भले के लिए ही किया, अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए ही किया, किंतु आधुनिकीकरण की शुरुआत अंग्रेज़ों द्वारा की गई। आज का हमारा टॉपिक है औपनिवेशिक शहर के स्वरूप में परिवर्तन। तो ये पिछले वीडियो में जो परिवर्तन था उसको आपने पढ़ा। अब 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने इन औपनिवेशिक शहरों के अतिरिक्त विभिन्न नए शहरों की स्थापना की, जिनका रूप इन शहरों से भिन्न था। तो वे कौन कौन से शहर थे बच्चों? अब हम उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो 19वीं सदी के मध्य तक औपनिवेशिक शहर के स्वरूप में और भी अनेक परिवर्तन हुए। अब क्या हुआ कि 1857 के विद्रोह के बाद सिविल लाइन्स के नाम से नई शहरी क्षेत्रों का विकास किया गया। तो अभी तक क्या था? महानगरों का विकास किया जा रहा था। अब सिविल लाइन्स के नाम से छोटे शहरी क्षेत्रों का विकास प्रारंभ किया गया। और ये सिविल लाइन्स जो होता था वह कहाँ रहता था, तब कहाँ पर इसकी स्थिति कैसी होती थी, यहाँ पर कौन रहता था, उसके विषय में इस टॉपिक में है, दूसरे टॉपिक में है। यहाँ केवल गोरे लोगों को ही बसाया जाता था। मतलब सिविल लाइन क्षेत्र जो होता था उसमें केवल गोरे लोग यानी अंग्रेज ही रहते थे। इसमें भारतीयों को जगह नहीं दी जाती थी। यह केवल अंग्रेज़ों के लिए बसाया गया क्षेत्र होता था, बसाया गया शहर होता था। कौन सा शहर बच्चों? सिविल लाइन्स। और इसके बसाने का कारण क्या था? क्योंकि उन्हें विद्रोह की आशंका लगातार सताती रहती थी। अंग्रेज़ों को विद्रोह की आशंका लगातार सताती रहती थी। उन्हें डर था कि कहीं फिर से विद्रोह न हो जाए, इसलिए सिविल लाइन्स यानी छावनियों को भी सुरक्षित स्थानों के रूप में विकसित किया गया। सिविल लाइन्स में अक्सर आपने देखा होगा क्या होता है, छावनियाँ होती हैं। हर शहर में सिविल लाइन्स है। तो ये जो है छावनी के रूप में विकसित किया जाने लगा। और छावनियों में यूरोपीय कमान के अंतर्गत भारतीय सैनिकों को तैनात किया गया। तब सैनिक होते थे भारतीय, किंतु कमान किसके हाथ में होती थी बच्चों? यूरोपीय। तब अधिकारी जो होता था उसका वो यूरोपीय होता था, और सैनिक यानी छोटे पद पर कार्यरत जो सैनिक होते थे वो कौन होते थे? भारतीय होते थे। उन्हें इन छावनियों में तैनात किया जाता था। ये नए विकसित क्षेत्र जो थे मुख्य शहर से अलग होते हुए भी उनसे जुड़े हुए थे। तब एक शहर से, भीड़ भाड़ से दूर इन शहरों को बसाया जाता था, किंतु विभिन्न सुविधाएं इन शहरों में दी जाती थी और ये मुख्य शहर से जुड़े हुए क्षेत्र होते थे। इन छावनियों में सभी तरह की सुविधाएं परिपूर्ण होती थी, जो व्यवस्थित शहरी जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करती थी। तब व्यवस्थित सुनियोजित ढंग से इन शहरों को बसाया जाता था। किसको बच्चों? सिविल लाइन्स को। 1860-70 के दशकों में स्वच्छता के प्रति प्रशासनिक उपाय लागू किए गए। मतलब पहले तो सुनियोजित ढंग से बसाया गया, इसके बाद 1857 के पश्चात सिविल लाइन्स बसाए गए। इसके बाद 1860 और 70 में यहाँ पर स्वच्छता के प्रति भी प्रशासनिक नियम लागू करने शुरू कर दिए गए थे। भारतीय शहरों में निर्माण जैसे कार्यों पर अंकुश लगाया गया।
इसी दौरान भारत में भूमिगत जल की आपूर्ति, निकासी और नाली व्यवस्था भी अपनाई गई। अंग्रेजों ने फिर क्या किया? भूमिगत जल की आपूर्ति यानी पाइपलाइन व्यवस्था और जल की निकासी की व्यवस्था और नाली की व्यवस्था, सफाई के लिए ये जो सिविल लाइन्स होते हैं इसमें सफाई के लिए ये व्यवस्थाएं अपनाई गई। और ये व्यवस्थाएं भारत में प्राचीन काल से ही, सिंधु घाटी सभ्यता काल से ही आप देखेंगे तो पाएंगे कि जल निकासी की व्यवस्था, जल आपूर्ति की व्यवस्था, हाँ अंतर इतना है कि उस समय पाइपलाइन व्यवस्था नहीं थी, पक्की नालियों की व्यवस्था होती थी। ये सारी व्यवस्थाएं भारत में प्राचीन काल से ही चली आ रही थी, किंतु अंग्रेज़ों द्वारा अपने शहरों को स्वच्छता के लिए, स्वच्छ रखने के लिए इन उपायों का प्रयोग किया गया, यानी जल की भूमिगत व्यवस्था की गई, यानी पाइपलाइन द्वारा जल एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने की व्यवस्था की गई। जल की निकासी की व्यवस्था की गई, यानी घरों से गंदा पानी निकालने के लिए भी पाइपलाइन का सहारा लिया गया, नालियों का सहारा लिया गया। और इस प्रकार से सिविल लाइन्स को, छावनियों को स्वच्छ रखने का अंग्रेज़ों द्वारा प्रयास किया गया। तो ये थे सिविल लाइन्स। सिविल लाइन्स की व्यवस्था के विषय में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की। अब दूसरा शहर जो बसाया अंग्रेज़ों ने, दूसरे टाइप का शहर, हुआ था हिल स्टेशन, यानी पहाड़ी क्षेत्र पर जो शहर बसाए गए उसे हिल स्टेशन नाम दिया गया। तो पहला हिल स्टेशन शिमला था। शिमला जो हिमाचल प्रदेश की वर्तमान में राजधानी है। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने पहला हिल स्टेशन स्थापित किया। और कब किया? गोरखा युद्ध के समय 1815-16 में किया। शिमला हिल स्टेशन की स्थापना गोरखा युद्ध के समय 1815-16 के मध्य अंग्रेज़ों द्वारा की गई। यह भारत का पहला हिल स्टेशन है। और 1818 में अंग्रेज़ और मराठा युद्ध के समय माउंट आबू जो राजस्थान में पड़ता है तथा दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, माउंट आबू दूसरा हिल स्टेशन की स्थापना की गई। और इसके पश्चात कब किया गया? 1818 में अंग्रेज और मराठा युद्ध के दौरान, आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान माउंट आबू दूसरे हिल स्टेशन की स्थापना की गई। और तीसरा हिल स्टेशन दार्जिलिंग जो कि सिक्किम के राजा के अधिकार क्षेत्र में था, उसे अंग्रेज़ों ने छीन लिया 1835 में। दार्जिलिंग को छीन लिया और तीसरे हिल स्टेशन के रूप में उसे विकसित किया। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने हिल स्टेशन की स्थापना की। और हिल स्टेशनों का विकास सेनेटोरियम के रूप में किया गया। यहाँ पर क्या होता था? सिपाहियों को विश्राम करने और उपचार कराने के लिए भेजा जाता था। शुरू में इन सेनेटोरियम में, इस हिल स्टेशनों पर सिपाहियों को उपचार के लिए भेजा जाता था। क्यों? ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि यहाँ की ठंडी जलवायु जो होती थी उसके लिए यहाँ पर उपचार के लिए भेजा जाता था। और ठंडी जलवायु के कारण ही शासकों को ये क्षेत्र आकर्षित करते थे। इसलिए 1864 ईस्वी में वायसराय जॉन लॉरेंस ने क्या किया? अपनी राजधानी शिमला स्थानांतरित कर दी और एंग्लिकन चर्च और शैक्षणिक संस्थान आंग्ल आदर्शों यानी अंग्रेजी आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते थे। यहाँ सामाजिक दावत, चाय पार्टी, पिकनिक, रात्रि भोज, मेले, रेस और
रंगमंच जैसे आयोजनों के रूप में यूरोपीय एक अलग अंदाज में जीवन जी रहे थे। कहाँ पर बच्चों? हिल स्टेशनों पर। कौन कौन से हिल स्टेशन थे? शिमला, माउंट आबू और दार्जिलिंग। शिमला हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल की राजधानी है प्रेजेंट टाइम में। माउंट आबू राजस्थान में है और दार्जिलिंग प्रेजेंट टाइम में पश्चिम बंगाल में है। तो ये हिल स्टेशन के रूप में अंग्रेज़ों ने विकसित किया और यहाँ पर अंग्रेज़ ऐसे ज़िंदगी जी रहे थे, एक अलग अंदाज में ज़िंदगी जी रहे थे। तो किस प्रकार की ज़िंदगी थी कि यहाँ पर पार्टियाँ होती थी, चाय पार्टी होती थी, पिकनिक होती थी, दावतें होती थी, रात्रि भोज होता था, मेलों का आयोजन किया जाता था, रेस होते थे और रंगमंच के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। इन हिल स्टेशनों की ज़िंदगी विलासितापूर्ण थी। इसके बाद शिमला प्रधान सेनापति का आवास बन गया। तब जो मुख्य सेनापति होता था उसका आवास शिमला में बना दिया गया। उच्च और मध्यम वर्गीय लोग, जिसमें महाराजा, वकील और व्यापारी आते थे, हिल स्टेशनों पर जाने लगे क्योंकि इनका अंग्रेज़ों से संपर्क होता था। ये लोग जाने लगे। चाय तथा कॉफ़ी बागानों के अनुकूल होने के कारण मजदूर भी यहाँ आने लगे। तब यहाँ पर क्या होता है? हिल स्टेशनों पर चाय बागान होते हैं, चाय की खेती की जाती है, अभी भी की जाती है। तो चाय बागान में काम करने के लिए मजदूर भी इन हिल स्टेशनों पर आने लगे। इस प्रकार यह औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का केंद्र बन गया, केंद्र के रूप में विकसित हो गया। चाय बागान के कारण हिल स्टेशन किस रूप में विकसित हो गए बच्चों? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में विकसित हो गए। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है औपनिवेशिक शहरों में सामाजिक जीवन। तो ये था प्रशासनिक लोगों का जीवन। अब हम सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाल दे रहे हैं। तो नए औपनिवेशिक शहर साधारण भारतीयों के लिए एक आदर्श थे, जहां जिंदगी की चरम संपन्नता तथा बृहद गरीबी की झलक देखने को मिलती। एक तरफ क्या था? जिंदगी की चरम संपन्नता थी, तो दूसरी तरफ बृहद गरीबी भी देखने को मिलती थी। बृहद गरीबी आप समझ सकते हैं कि मजदूर जो होते थे वो बहुत ही गरीब होते थे, जो चाय बागान में मजदूरी का काम करते थे। दूसरी ओर क्या होता था कि यूरोपीय संपन्नता के चरम पर पहुंच चुके थे। तो ये अमीर और गरीब की खाई यहाँ पर स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। विलासिता और गरीबी का जीवन स्पष्ट दिखाई पड़ता था। यहाँ कार्यस्थल और निवास स्थल एक दूसरे से अलग थे। कार्यस्थल यानी मजदूरों का रहने का क्षेत्र और निवास स्थल यानी कि प्रशासक वर्ग का निवास स्थान एकदम अलग दिखाई पड़ता था। देखने से ही पता चल जाता था कि यहाँ पर प्रशासक वर्ग रहते हैं और यहाँ पर मजदूर वर्ग का क्षेत्र है। यह मजदूर वर्ग का क्षेत्र है, यह प्रशासक वर्ग का क्षेत्र है। क्षेत्रीय विभाजन यहाँ पर पूर्णतः परिलक्षित होता था, दिखाई पड़ता था, स्पष्ट था। और इन शहरों में घोड़ा गाड़ी और बस यातायात के नए साधनों के रूप में प्रयोग किए जा रहे थे, जो कि इनका यानी हिल स्टेशनों का संबंध शहरों से बनाए हुए थे। यहाँ पर टाउन हॉल, सार्वजनिक पार्क, सिनेमा हॉल, रंगशाला और सार्वजनिक पार्क जैसे सार्वजनिक स्थानों के निर्माण से लोगों के मिलने जुलने के नए अवसर उपलब्ध होने लगे। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने क्या किया? टाउन हॉल बनवाया, सिनेमा हॉल बनवाया, सार्वजनिक पार्क बनवाया, रंगशाला बनवाई। तो यहाँ पर लोग घूमने आते थे और एक दूसरे के संपर्क में आते थे। अब भारतीय लोग समाज और सरकार के बारे में अखबारों, पत्रिकाओं और सार्वजनिक सभाओं में अपनी राय भी व्यक्त कर सकते थे। तो
भारतीय भी अपने राय को व्यक्त करने लगे। इसके माध्यम से बच्चों, अखबारों, पत्रिकाओं और सार्वजनिक सभाओं के माध्यम से। शहरों में महिलाओं के लिए अनेक अवसर उपलब्ध थे। गांव में अभी भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, किंतु शहरों में महिलाओं के लिए अनेक अवसर उपलब्ध थे। स्वयं को पत्र पत्रिकाओं, आत्मकथाओं तथा पुस्तकों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश महिलाएं कर रही थी, लेकिन महिलाओं की अभिव्यक्ति परंपरागत पितृसत्तात्मक कानून और कायदे को बदलने की संभावना से लोगों में असंतोष भी व्याप्त होने लगा था। मतलब जो रूढ़िवादी थे, पितृसत्तात्मक कायदे कानून के खिलाफ महिलाओं के लिखने, पढ़ने, बोलने से चिंतित थे, वे लोग महिलाओं को चारदीवारी में रखना चाहते थे। इसलिए परंपरागत पितृसत्तात्मक कायदे कानून को बदलने की संभावना से लोगों में असंतोष भी व्याप्त था। स्त्री शिक्षा को रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ मानते थे, किंतु स्त्री शिक्षा के लिए भी सामाजिक सुधारकों द्वारा आवाज़ उठाई गई। स्त्री शिक्षा के समर्थक भी स्त्रियों को परंपरागत भूमिका में ही पसंद करते थे। एक तरफ तो स्त्री शिक्षा की लिए आवाज़ उठाते थे, दूसरी तरफ उन्हें परंपरागत रखना भी पसंद करते थे। लेकिन समय के साथ स्त्रियों की उपस्थिति सार्वजनिक जगहों पर बढ़ती चली गई और नए अवसरों का स्रोत, रोजगार की उपलब्धता के साथ ही शहरी जीवन शैली के आकर्षण से ग्रामीण क्षेत्रों के कामगार शहर की ओर खींचे चले जा रहे थे। यानी कि रोजगार प्राप्ति के अवसर उपलब्ध होने के कारण शहरों में ग्रामीण जनसंख्या का पलायन हो रहा था, जिससे कामगारों का एक नया वर्ग उभर करके सामने आया और परिवर्तन के इस दौर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्यवाद तथा पूंजीवाद की शक्तियाँ समाज के स्वरूप को परिभाषित करने लगी। यानी समाज जो है वह पूंजीवादी और वाणिज्यवादी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होने लगा। अगला टॉपिक हमारा है भारत में औद्योगिक विकास। तो अंग्रेज़ों के आने के पश्चात भारत में औद्योगिक विकास किस प्रकार शुरू हुआ था, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत 1850 के दशक के बाद हुई। भारतीय उद्यमियों और व्यापारियों द्वारा बम्बई में सूती कपड़ों की मिलें स्थापित की गई। जैसा कि अभी हमने बताया था, 1854 में भारत में पहली सूती मिल की स्थापना मुंबई में की गई थी। तो इस प्रकार बम्बई में सूती कपड़ों की मिलें स्थापित की गई। कलकत्ता के बाहरी क्षेत्रों में जूट की मिल स्थापित की गई, जैसा कि अभी पटसन उद्योग के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा, जिन पर यूरोपियों का वर्चस्व होता था। और 18वीं ये कलकत्ता में जूट मिलों की स्थापना इसलिए की गई बच्चों, क्योंकि हुगली नदी का जो बेल्ट है वहाँ पर जूट उत्पन्न करने के, जूट उत्पादन के जो है मौसम अनुकूल है, जूट उत्पादन के अनुकूल है, इसलिए यहाँ पर जूट का अत्यधिक उत्पादन होता है। इसीलिए यहाँ पर जूट मिलें स्थापित की गई थी अंग्रेज़ों द्वारा और जूट उद्योग यानी पटसन उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा था। और भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जब 1971 में बांग्लादेश बना तो जूट बेल्ट जो है वो अधिकांश जूट बेल्ट
बांग्लादेश में चला गया, किंतु जूट मिलें अभी भी भारत के हिस्से में है, इसलिए पटसन उद्योग में भारत का पहला स्थान है। तो 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई में अपने व्यापारिक कारखानों की स्थापना कर उनकी किलेबंदी भी प्रारंभ कर दी गई। तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे जैसे अपना व्यापार बढ़ाया वैसे वैसे ही किले स्थापित किए। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और बम्बई में फोर्ट ब्रिटिश, ये किले स्थापित किए गए और इनकी किलेबंदी भी प्रारंभ की गई। और ये किले जनसंख्या के रूप में जाने जाते थे। यहाँ पर केवल अंग्रेज रहते थे और ये गोरे शहर के रूप में, इन्हें वाइट टाउन के रूप में मान्यता प्राप्त थी। यद्यपि मद्रास, कलकत्ता और बम्बई इंग्लिश कारखानों की आपूर्ति हेतु कच्चे माल का निर्यात करते थे, लेकिन इनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से फैक्ट्री उत्पादन पर आधारित अर्थव्यवस्था नहीं थी। इन शहरों की कामकाजी जनसंख्या तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में भी शामिल था। इस समय यहाँ जमशेदपुर और कानपुर ही औद्योगिक शहर के रूप में स्थापित हुए और जमशेदपुर में स्टील का उत्पादन किया जाता था और कानपुर में चमड़े की चीज़ें, ऊनी और सूती कपड़े बनते थे, जो कि आज भी यहाँ पर ये दोनों शहर आज भी इसी उद्योग के लिए फेमस हैं। आज भी जमशेदपुर में स्टील का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है और कानपुर में चमड़े के उद्योग आज भी विकसित हैं। साथ ही सूती मिलें हैं और इसीलिए कानपुर को जो है सूती मिल का सूती वस्त्र उद्योग का हब माना जाता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर को जिस प्रकार से अहमदाबाद को और मुंबई को माना जाता है, उसी तरह से तो इस काल की आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप गोदी और घाटियों का विकास हुआ। इसके अतिरिक्त समुद्र किनारे गोदाम, वाणिज्यिक कार्यालय, जहाजरानी यानी जहाज के उद्योग तथा बीमा एजेंसियों, यातायात डिपो एवं बैंकिंग संस्थानों को भी स्थापित किया गया और कंपनी के मुख्य प्रशासकीय कार्यालय समुद्री केंद्रों से दूर स्थापित किए जाते थे। कलकत्ता का राइडर्स बिल्डिंग इसी तरह का कार्यालय था, यानी कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिंग जो था वह अंग्रेज़ों का कार्यालय था। राइटर्स सरकारी क्लर्क को कहा जाता था। जो सरकारी क्लर्क होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? राइटर्स। और उनके लिए जो बिल्डिंग बनाई गई थी उसे राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। औपनिवेशिक काल में भारतीय पूंजीपति बाजारों के आसपास ब्लैक टाउन में ब्रिटिश महलों के समान रिहायशी मकानों का निर्माण कराने लगे थे। अपने प्रभुत्व को दिखाने के लिए त्योहारों पर भव्य दावतों का आयोजन भी करने लगे थे। कौन? भारतीय पूंजीपति वर्ग भी अब क्या करने लगा था? महलनुमा मकान बनाने लगा था और अंग्रेज़ों की तरह भोजों का आयोजन करने लगा था। मजदूर वर्ग के लोग अपने यूरोपीय और भारतीय स्वामियों के लिए तब एक तरफ जो शासक वर्ग था वह शोषण कर रहा था मजदूर वर्ग का, दूसरे तरफ भारतीय पूंजीपति वर्ग खानसामा, पालकी वाहक, गाड़ीवान, चौकीदार, निर्माण व गोदी यानी बंदरगाह मजदूर के रूप में कार्य करते थे। तो भारतीय जो होते थे इन लोगों के लिए इस रूप में कार्य करते थे। किस रूप में? खानसामा के रूप में, पालकी वाहक के रूप में, गाड़ीवान, चौकीदार और निर्माण व गोदी यानी बंदरगाह के मजदूर के रूप में कार्य करते थे। इनका निवास स्थान शहर के विभिन्न इलाकों की झुग्गी झोपड़ियों में होता था, यानी कि भारतीय पूंजीपति वर्ग और यूरोपीय प्रशासकों के मकान
जो होते थे महलनुमा होते थे, और इसके विपरीत मजदूरों के आवास झुग्गी झोपड़ियों में होते थे। तो ये स्थिति मजदूरों की थी और पूंजीपतियों तथा प्रशासक वर्ग का था। स्थापत्य शैली, और स्थापत्य शैली में क्या परिवर्तन हुआ? 19वीं सदी के मध्य तक बम्बई में रेलवे और जहाजरानी का विस्तार तथा प्रशासकीय संरचना का विकास किया गया। 19वीं सदी में क्या हुआ बच्चों कि रेलवे लाइन बिछाई जाने लगी, एक नगर को दूसरे नगर से जोड़ा जाने लगा, और जहाजरानी यानी जहाज निर्माण के कार्य में विस्तार हुआ तथा साथ ही प्रशासकीय संरचना का विकास किया गया। इसके लिए यूरोपीय शैली में नई इमारतें बनाई गई। अभी तक मध्यकाल में मुगल शैली का इस्तेमाल हो रहा था, अब यूरोपीय शैली का इमारतों को बनाने में इस्तेमाल किया जाने लगा, जिनमें यूरोपीय शासकों की संस्कृति और आत्मविश्वास देखते ही बनता था। यह शैली उन्हें श्रेष्ठ अधिकार और सत्ता का प्रतीक लगती थी, यानी यूरोपीय शासक यह दिखाना चाहते थे कि हम भारतीयों से श्रेष्ठ हैं और भारतीयों पर शासन करते हैं। यह दिखाने के लिए यूरोपीय शैली में भवनों का निर्माण कार्य 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया। तो इसके अतिरिक्त इसमें शासक और भारतीय जनता के मध्य विभेद स्पष्ट दिखाई देता था। तब भवनों के आधार पर भी भारतीयों और यूरोपीय शासकों के मध्य भेद झलकने लगा। तो ये स्थापत्य कला में परिवर्तन आया। यूरोपीय स्थापत्य शैली कैसी थी? प्रारंभ में यूरोपीय शैली में निर्मित इमारतें भारतीयों को अपनी परंपरागत भारतीय इमारतों की अपेक्षा एक आश्चर्यजनक कृति लगती थी। कैसा लगता था बच्चों? भारतीय उसे आश्चर्यजनक मानते थे, परंतु धीरे धीरे भारतीयों की इस शैली के प्रति समझ बढ़ी और वे इस शैली को अपनाने लगे। दूसरी ओर अंग्रेजों ने भी अपनी स्थापत्य शैली में कुछ भारतीय शैलियों का भी समावेश किया, यानी यूरोपीय और भारतीय शैली का धीरे धीरे सम्मिश्रण शुरू हो गया। इसकी झलक उन बंगलों में देखने को मिलती है जो बम्बई और पूरे भारत में सरकारी अफसरों के लिए बनाए जाते थे। भारत के औपनिवेशिक शहरों के सार्वजनिक भवनों के निर्माण में 3 स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया, जिनमें 2 शैलियाँ इंग्लैंड से ली गई थी और एक भारतीय थी। तो ये कौन कौन सी शैली थी उसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहली थी नवशास्त्रीय शैली, नियो क्लासिकल। नवशास्त्रीय यानी नियो क्लासिकल शैली में क्या होता था? बड़े बड़े स्तंभों के पीछे, तब बड़े बड़े खंभे बनाए जाते थे। स्तंभ यानी खंभा के पीछे रेखा गणित संरचना में निर्माण किया जाता था। इस शैली की विशेषता थी। मूल रूप से यह शैली प्राचीन रोम की भव्य निर्माण शैली से निकली थी। तब रेखा गणित के आधार पर बड़े बड़े पिलरों की सहायता से भवन निर्माण की शैली प्राचीन रोम की सभ्यता की देन थी, जो यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित, संशोधित और लोकप्रिय हुई थी। नवशास्त्रीय स्थापत्य शैली की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में होने के कारण इस शैली को उष्णकटिबंधीय मौसम के लिए अनुकूल माना जाता था। 1833 में निर्मित बम्बई का टाउन हॉल इसी शैली का उदाहरण है। तो टाउन हॉल नवशास्त्रीय शैली में बना हुआ हॉल है। नवशास्त्रीय यानी नियो क्लासिकल शैली में बना हुआ हॉल का उदाहरण कौन सा भवन है बच्चों? मुंबई का टाउन हॉल है। और 1860 के दशक में सूती कपड़ा मिलों की व्यावसायिक इमारतों के समूह को एल्फिंस्टन सर्कल कहा जाता था। कपड़ा मिलों के समूह, व्यावसायिक इमारतों के समूह को, जो सूती कपड़ा मिलों की व्यावसायिक इमारतों के समूह को क्या कहा जाता था? एल्फिंस्टन सर्कल कहा जाता था। यह
हार्नीमान सर्कल के नाम से भी जाना गया। इस इमारत की संरचना रोम की इमारतों की नकल थी। इस इमारत में पहली मंजिल पर ढके हुए तोरण पथ का प्रयोग रचनात्मक ढंग से किया गया, जिससे तेज धूप व बारिश से आसानी से बचा जा सके। तो एल्फिंस्टन सर्कल जो होता था वो तोरण पथ के माध्यम से बनाया जाता था। इसमें तोरण पथ की प्रधानता होती थी। तो 2 भवन नवशास्त्रीय शैली में मुंबई में बनाए गए। इसके बाद नवगाथिक शैली, दूसरा शैली जो अपनाया गया भवन निर्माण में, वह कौन सी थी बच्चों? उसका नाम था नवगाथिक शैली। तो सार्वजनिक भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग किया गया। नियो गॉथिक शैली, इस शैली की विशेषता ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराब और बारीक साज सज्जा थी। नवगाथिक शैली का उदय मध्यकाल में उत्तरी यूरोप में बनाए गए गिरजों से हुआ था। गिरजाघर जो उत्तरी यूरोप में बनाए जाते थे, उसी से नवगाथिक शैली का उदय हुआ था। और नवगाथिक शैली को इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के मध्य अपनाया गया था। और बम्बई विश्वविद्यालय, इस शैली में क्या क्या है? बम्बई विश्वविद्यालय है, सचिवालय है तथा बम्बई उच्च न्यायालय जैसे भवनों का निर्माण समुद्र के किनारे नवगाथिक शैली में किया गया। कुछ समकालीन भवनों के निर्माण में भारतीयों ने भी आर्थिक सहायता की थी। एक पारसी व्यापारी कोवासजी जहांगीर रेड्डीमनी ने यूनिवर्सिटी हॉल के निर्माण में सहायता की थी। तो ये कोवासजी जहांगीर कौन थे? भारतीय व्यापारी थे, जिन्होंने क्या किया था? रेड्डीमनी ने यूनिवर्सिटी हॉल के निर्माण में सहायता की थी। प्रेमचंद्र रायचंद्र ने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के घंटाघर के निर्माण में योगदान दिया था और इसका नाम उनकी मां के नाम पर राजाबाई टावर रखा गया था। तो प्रेमचंद्र रायचंद्र जो व्यापारी थे, इन्होंने क्या किया था? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के घंटाघर के निर्माण में सहयोग दिया था। इसीलिए इस घंटाघर का नाम क्या रखा गया? उनकी मां के नाम पर राजाबाई टावर रखा गया, जो नवगाथिक शैली में बना हुआ था। भारतीय अमीर वर्ग का मानना था कि अंग्रेजों की स्थापत्य शैलियाँ प्रगतिशील हैं, जिससे बम्बई को एक आधुनिक शहर बनाया जा सकता है। विक्टोरिया टर्मिनस नवगाथिक शैली का सबसे सुंदर उदाहरण है, जो पूर्व में ग्रेट इंडियन पेनिनस्यूलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय है। ये रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय है पूर्व में। इसके बाद तीसरी शैली जो अपनाई गई वह थी बच्चों इंडो सारासेनिक शैली। कौन सी शैली? इंडो सारासेनिक शैली। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत की औपनिवेशिक शहर में भवन निर्माण की यह एक नई मिश्रित शैली का उदय हुआ था, जिसमें भारतीय और यूरोपीय शैलियों का मिश्रण था। तो इंडो सारासेनिक शैली कैसी थी? भारतीय और यूरोपीय शैली के मिश्रण से जो शैली प्रकाश में आई थी, उसे इंडो सारासेनिक शैली के नाम से जाना जाता है। और इस शैली को इंडो सारासेनिक शैली कहा जाता है। इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त रूप है, जबकि सारासेन शब्द का प्रयोग यूरोपीय लोग मुस्लिमों के लिए करते थे। मतलब हिंदू मुस्लिम शैली जो उस समय चलती थी भारत में, इन दोनों के सम्मिश्रण, साथ में यूरोपीय शैली का सम्मिश्रण, यानी तीनों स्थापत्य शैलियों के सम्मिश्रण से इंडो सारासेनिक शैली प्रकाश में आई थी। मध्यकालीन भवनों में इस शैली के अंतर्गत जालियां, गुंबद, छतरियां और मेहराबों का उपयोग किया जाता था। और इन इमारतों ने, यानी इंडो सारासेनिक शैली में जो इमारतें बनी,
इन इमारतों में भारतीय शैलियों के तत्वों का समावेश कर अंग्रेज स्वयं को वैध शासक घोषित करना चाहते थे। मतलब ये समानता दिखाना चाहते थे कि हम लोगों ने सबके साथ सही एक समान कार्य किया है। इसलिए वर्ष 1911 में गुजराती शैली में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत में किया गया। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है बच्चों, और इसका निर्माण कब हुआ था? 1911 में, जब ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी भारत आई थी, तो उन्हीं के स्वागत के लिए किया गया था। यह गुजराती शैली में बनाया गया है। जमशेदजी टाटा, जो भारत के महान उद्योगपति थे, ने गुजराती शैली में ताजमहल होटल का निर्माण कराया, जो कि भारतीय उद्यमशीलता का प्रतीक था तथा यह निर्माण औपनिवेशिक स्वामित्व वाली इमारतों के लिए एक चुनौती भी था। तो ताजमहल होटल जो मुंबई में है, उसका निर्माण करता कौन था बच्चों? भारतीय उद्योगपति जमशेदजी टाटा थे, और इसका निर्माण गुजराती शैली में किया गया। और यह होटल यूरोपीय स्थापत्य कला को चुनौती प्रदान करता है। चॉल क्या होता था? बहुमंजिला इमारत होती थी, जो कि आज भी मुंबई में है, जिसके कमरे कैसे होते थे? जिनमें कमरों के सामने बरामदा तथा बीच में दालान होता था। इनमें एक एक कमरे वाली आवासीय इकाइयाँ बनाई जाती थी, उसे चॉल कहा जाता था। अब है लास्ट हमारा टॉपिक, स्थापत्य शैलियों की सार्थकता। तो इमारतों तथा उनके प्रयुक्त स्थापत्य शैलियों से समकालीन युग की सौंदर्यात्मक आदर्शों और उनमें निहित विविधताओं की जानकारी मिलती है। ये विभिन्न शैलियाँ जो यूरोपीय शासकों द्वारा अपनाई गई, इससे उनके यानी यूरोपीय शासकों के विविधताओं की जानकारी और सौंदर्य प्रेमी होने की जानकारी प्राप्त होती है। इन इमारतों से उन लोगों की सोच व समझ के विषय में भी जानकारी मिलती है जो इसके निर्माता थे, और साथ ही इमारतों के द्वारा शासक अपनी शक्ति का भी एहसास कराते थे। साथ ही इसकी विशिष्टताओं जैसे ईंट, पत्थर, खंभे, मेहराब, आसमान छूते गुंबद या उभरी हुई छतें आदि के माध्यम से अपनी सोच को भी अभिव्यक्त करते थे। और स्थापत्य वास्तु शैलियाँ नई शैलियों को लोकप्रियता प्रदान करने के अतिरिक्त संस्कृति की रूपरेखा तय करती हैं। बहुत से लोगों ने यूरोपीय शैली के मुख्य तत्वों को अपना लिया जो उन्हें आधुनिक लगते थे। यही कारण है कि 19वीं सदी की समाप्ति तक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से मान्य शैलियों को परिभाषित किया गया। इस सांस्कृतिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप विभिन्न स्थापत्य शैलियाँ परिवर्तित और विकसित हुई। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि औपनिवेशिक शहरों में जो औपनिवेशिक शहर स्थापित किए गए, उनमें समय समय पर औपनिवेशिक सरकार द्वारा परिवर्तन किया जाता रहा, और औपनिवेशिक शहरों में जो भवन निर्माण किए गए, जो नगर बसाए गए, वो सुनियोजित ढंग से बसाए गए, और भवन निर्माण में विभिन्न प्रकार की स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों के माध्यम से विभिन्न आधुनिक शहरों का निर्माण हुआ, जो कि अब महानगर बन चुके हैं, भारत के हृदय स्थल बन चुके हैं बच्चों। इसी के साथ ही हमारा औपनिवेशिक शहर नगर योजना एवं स्थापत्य चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।